यस। चलो भाई, तो हम टॉपिक कर रहे थे किसका, शेड्यूल 3 का। तो शेड्यूल 3 क्या बताता है सर? शेड्यूल 3 फॉर्मेट देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। हम इंटर लेवल पे क्या देख रहे हैं सर? हाँ, इंटर लेवल पे हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। वो कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। आजकल के दौर में भाई कंपनीज ऐसी भी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करती हैं, और कुछ कंपनी ऐसी भी है जो इंड एस फॉलो करती है। तो शेड्यूल 3, ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको बताना आपको शेड्यूल 3 का कौन सा डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 3 के दो डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2। हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली कंपनीज है उसका डिवीजन कौन सा है? फॉर्मेट कहां गिवन है? शेड्यूल 3 डिवीजन, बताना। शेड्यूल 3 डिवीजन कौन सी डिवीजन है? और एक इंडेस वाली कंपनीज होती है, इंडेस वाली कंपनीज का शेड्यूल 3 डिवीजन कौन सा है? जरा बताओ, शेड्यूल 3 का कौन सा डिवीजन आप पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड कंपनीज, शेड्यूल 3 कौन सी डिवीजन? दो डिवीजन है ना शेड्यूल 3 की, तीन है बेसिकली डिवीजन, डिवीजन 1, 2 और 3। हम कौन सी डिवीजन पढ़ रहे हैं? हम इंटर लेवल पे कौन सी डिवीजन पढ़ रहे हैं? 1, 1, 2, AS1, इंडेस 2। हाँ जी, जवाब दो सब। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 इज फॉर दोज कंपनी विच आर फॉलोइंग AS। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 is for those companies which are following Ind AS, और शेड्यूल 3 डिवीजन 3 is for those NBFCs which are following Ind AS। शेड्यूल 3 डिवीजन 3 एनबीएफसीज के लिए है जो इंडेस फॉलो करती हैं। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 वो कंपनीज के लिए जो इंडेस फॉलो करती हैं, और शेड्यूल 3 डिवीजन 1 उन कंपनीज के लिए जो एएस फॉलो करती हैं। अभी हमारे सिलेबस में क्या है सर? एएस बेस्ड कंपनीज है, हमें एएस बेस्ड कंपनीज के बारे में सीखना है। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया था। तो एक बढ़िया सा हमारा डिस्कशन चल रहा था अबाउट फॉर्मेट वगैरह, भी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। फॉर्मेट से पहले मैं कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखवा रहा था, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने लिख ली थी, और एक हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया था, डिस्कस भी किया था, करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट्स का। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी दिया था, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट करेंगे करंट वर्सेस नॉन करंट लाइबिलिटी का। ठीक है जी, करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट। इसका करंट एसेट नॉन करंट एसेट ये क्या होती है, इसका क्राइटेरिया है। शेड्यूल 3 में इसका क्राइटेरिया दे रखा है, तो क्राइटेरिया एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था? करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट। वो कहता है कि सर एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट। एक एसेट को करंट एसेट कब बोलेंगे? एक एसेट को करंट एसेट कब बोलेंगे आप? एक एसेट को करंट एसेट तब बोलेंगे जब वो नीचे दी गई चार कंडीशंस में से किसी भी एक में फॉल कर जाए। भाई नीचे अभी ए बी सी डी चार कंडीशन है, चारों में से किसी में भी अगर आप फॉल कर जाते हो, आपकी एंटिटी, आपका जो एसेट है वो फॉल करता है, तो वो करंट है। अगर चारों में से एक में भी फॉल नहीं कर रहे, मतलब अगर वो करंट नहीं है, तो फिर वो क्या क्लासिफाई होगा? नॉन करंट होगा। पहली कंडीशन क्या है, और आपको ये सीरियल ऑर्डर में चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि इफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, सोल्ड और कंज्यूम विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर एसेट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, सोल्ड है, कंज्यूम्ड है विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, भाई अगर कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एसेट रियलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बिक जाएगा, तो वो एसेट क्या है? आपका करंट एसेट है। या फिर अगर एसेट को आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है, अगर एसेट को आपने मेनली ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, जैसे हम शेयर, कोई ब्रोकर है तो शेयर्स और डिबेंचर उसने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखे हैं, तो वो हमेशा करंट है। अच्छा, अगर एसेट आपका विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, तो वो क्या है? आपका करंट है। और फोर्थ इज योर कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट है तो वो हमेशा आपका करंट होगा, अनलेस कि सर कैश और कैश इक्विवेलेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसे क्या नहीं कर सकते? एनकैश नहीं कर सकते, या आप उसे यूज नहीं कर सकते कैश को टू सेटल द लाइबिलिटी, और ऐसी रिस्ट्रिक्शन 12 महीने या उससे ज्यादा ऊपर वाले पीरियड की है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो फिर आपका करंट एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये था, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। हमें चेक करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए चेक करना है। अच्छा, इसमें ना HDFC बैंक वाला जो था ना, वो 21-22 का नहीं है, वो 22-23 का है। बाकी एक बार देखते हैं 21-22 के लिए, एक बार चेक करते हैं। 21-22 के लिए सबसे पहले डेटर, इसका आंसर देना आप। डेटर 1/1/21 को आपने सेल करी, 1 जनवरी 21 को आपके डेटर आते हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 16 महीने, और कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भी 16 महीने है। बताओ क्या होगा?
कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग, पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो विद इन कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज हो जाता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितने भी टाइम पीरियड की हो, लेकिन अगर आपका एसेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा तो वो आपका करंट है। अगर एसेट कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा तो वो करंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर ऑपरेटिंग साइकिल कितनी भी बड़ी हो। अब जैसे यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की और एसेट आपका 16 महीने में रियलाइज हो जाएगा, तो यानी कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, तो क्या क्लासीफाई होगा? बताओ पहले वाले का आंसर क्या होगा, क्या क्लासिफाई किया जाएगा उसे? उसे हम करंट एसेट बोलेंगे क्योंकि वो विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ही रियलाइज हो रहा है। पहली कंडीशन तो यही है। अगर पहली में फॉल नहीं करता तो आपको दूसरी तीसरी चौथी चेक करनी है। सेकंड वाले पे आ जाओ, डेटर। सर कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की, लेकिन वो 16 महीने में रियलाइज होगा। कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की, लेकिन वो कितने टाइम पीरियड में रियलाइज होगा? 16 महीने में रियलाइज होगा। जवाब दो। कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, हाँ जी, रेणुका, प्रथम, विनीत, तनीषा, वान्या, गरिमा, श्वेता, अंकुर, सबके जवाब आने चाहिए, जवाब आई नहीं रहे। बताओ अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की लेकिन वो रियलाइज होगा 16 महीने में, तो सर पहली कंडीशन में तो वो करंट नहीं है, लेकिन आपको बाकी तीन कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? क्या एसेट को आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है? सर डेटर थोड़ी ना ट्रेड होते हैं, ट्रेड में तो क्या होता है, आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं, अगर आप ब्रोकर हो तो शेयर डिवेंचर होते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि सर क्या आपका जो एसेट है वो बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज होगा, ये चेक करते हैं। देखो 16 महीने, 1 जनवरी से 16 महीने कब एंड होते हैं? सर 1 जनवरी से 16 महीने कहीं एंड होंगे, चेक कर लेना एक बार। 1 जनवरी से 16 महीने कैसे चेक करोगे? सब 12 महीने एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर पे, उसके बाद 4 महीने और, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो यानी कि 30 अप्रैल को एंड हो रहे हैं, 30 अप्रैल को एंड हो रहे हैं। बैलेंस शीट डेट क्या है? सब बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च 22। तो 31 मार्च 22 से आपको चेक करना है कि क्या 31 मार्च 22 से 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो रहा है? नहीं, 31 मार्च 22 के भी 12 महीने के बाद रियलाइज होगा, तो ये आपका नॉन करंट एसेट बन जाएगा। पहली कंडीशन भी नहीं लगी, दूसरी भी नहीं लगी, तीसरी भी नहीं लगी, और चौथी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आती है। क्लियर है बात? जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है। थर्ड बताओ, मशीनरी। मशीनरी पे आपने क्या देखा? थर्ड वाली जो मशीनरी है इसका बताओ, थर्ड वाली जो मशीनरी है मशीनरी का बताओ। मशीनरी पे क्या जवाब देते हो आप? नॉन करंट एसेट। अब मैं इसको करंट एसेट बोल दूं तो मैं इस मशीनरी को करंट एसेट प्रूव करके दिखाऊं आपको? इस मशीनरी को करंट एसेट प्रूव करके दिखाऊं? देखो मशीनरी 1 जनवरी 22 को खरीदी है, 15 महीने की यूजफुल लाइफ है और ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने की। हमने क्या बोला था कि अगर आपका एसेट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, कंज्यूम है या बिकना है, ठीक है। अब ये यूजफुल लाइफ है तो कंज्यूम की बात कर रहे हैं, यूज हो जाएगी, ठीक है। क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर यूज हो रहा है? क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर यूज हो रहा है? आंसर इज नो। तो ये तो नॉन करंट हो गया, मतलब पहली कंडीशन तो फेल होगी। इसका मतलब तो ये हुआ सर, अगर मेरी कोई फिक्स असेट है, मेरा कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, उसकी यूजफुल लाइफ कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं। अगर मेरा कोई पीपीई है और उसकी यूजफुल लाइफ कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो वो पीपीई भी करंट एसेट कहलाएगा। वो मशीनरी प्लांट भी हमारा क्या कहलाएगा? पीपी नहीं बोल दूंगा मैं उसे, वो प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी क्या कहलाएगी? करंट एसेट कहलाएगी, अगर उसकी यूजफुल लाइफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आती है तो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की, यूजफुल लाइफ है 15 महीने की, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो नहीं होती है। दूसरी, क्या मशीनरी को ट्रेडिंग पर्पज के लिए रखता है? नहीं सर, मशीनरी तो प्रोडक्शन के लिए होती है। थर्ड, क्या मशीनरी बैलेंस शीट डेट के, क्या मशीनरी बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है? सर यूजफुल लाइफ है 15 महीने। 15 महीने कहां से लगाओगे? 1 जनवरी से 15 महीने लगाओ। 1 जनवरी से 15 महीने कहां पर एंड हो रहे हैं? सर 1 जनवरी से 15 महीने एंड हो रहे हैं 31 मार्च 23 को। अब आप बैलेंस शीट डेट दैट इज 31 मार्च 22 को चेक करो, तो बताओ 31 मार्च 22 से 31 मार्च 23, ये तो 12 महीने हो गए। यानी कि एसेट तो 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, क्योंकि एक बार एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज बन जाएगा ना, फिर तो आप उसे बेचोगे ही बेचोगे, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, तो ये आपका नॉन करंट नहीं है, ये मशीनरी आपकी करंट एसेट कहलाएगी एज पर थर्ड क्राइटेरिया। इसमें गलती करी होगी आपने।
इसमें गलती करी होगी आपने। एज पर थर्ड क्राइटेरिया ये मशीनरी आपकी करंट एसेट बन गई है। बताओ, ये मशीनरी आपकी क्या बन गई है? करंट एसेट बन गई है। ठीक है, फोर्थ, अब मशीनरी पे आते हैं। फोर्थ वाली मशीनरी देखो, 1 जनवरी 22 को खरीदी, यूजफुल लाइफ 16 महीने, मतलब बिक जाएगी 16 महीने के अंदर अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर बिक रही है? नहीं, तो पहली कंडीशन फेल। सर बट फाइनेंशियल ईयर 31/12 एंड होगा ना? 31/12 एंड क्यों होगा भाई? मैंने 21/22 बोला है ना, मैंने 21/22 बोला है, तो फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को एंड होगा ना विनीत। मैंने 21/22 बोला है तो फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को एंड होगा। आप 31/12 एंड क्यों बोल रहे हो? मैंने कैलेंडर ईयर थोड़ी ना बोला है। और वैसे भी शेड्यूल 3 में कैलेंडर ईयर अलाउड नहीं है। कंपनीज एक्ट में कंपनीज के लिए कैलेंडर ईयर अलाउड ही नहीं है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किसके मिलेंगे? जो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक पढ़ोगे, सब में फाइनेंशियल ईयर होगा। हाँ, एएस वाले क्वेश्चन में आपका कैलेंडर ईयर हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ की। 1/1/22 को मशीनरी खरीदी, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने और आपका एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है 16 महीने, तो पहली कंडीशन फेल होगी क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं बिक रही। दूसरी कंडीशन लगेगी नहीं क्योंकि ट्रेडिंग वाली है वो। तीसरी कंडीशन पे आओ, क्या बैलेंस शीट डेट के, बैलेंस शीट डेट क्या है यहाँ पर? 31/3/22। क्या 31/3/22 से 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज है? ये 16 महीने कब एंड हो रहे हैं? 1 जनवरी 22 से 16 महीने देखो कब एंड होते हैं। सर 1 जनवरी 22 से 16 महीने एंड होते हैं 30/4/23 को। तो क्या ये 12 महीने का टाइम पीरियड है? नहीं सर, 12 से क्रॉस कर गया तो ये मशीनरी क्या है? आपकी नॉन करंट एसेट है। ये मशीनरी क्या है? आपकी नॉन करंट एसेट है। ठीक है, फिफ्थ पे आओ, डेटर्स। फिफ्थ देखते हैं डेटर्स। अंकुर कह रहा है फोर्थ एनसीए है, 5, 6, 7 करंट है और 8th नॉन करंट है। ओके, देखते हैं। अब डेटर 1/1/22, ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने की, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 13 महीने, यानी कि पहली कंडीशन फेल। दूसरी कंडीशन, क्या डेटर ट्रेडिंग के लिए होते हैं? नहीं सर। तीसरी, 1/1/22 से 13 महीने लगाओ। सर 1/1/22 से अगर मैं 13 महीने का टाइम पीरियड लगाता हूं तो ये एंड होता है 31 जनवरी 23 को। अब बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च 22, तो क्या 31 मार्च 22 से 31 जनवरी 23, क्या ये 12 महीने का टाइम पीरियड है? 31 मार्च 22 से 31 जनवरी 23, क्या ये विद इन 12 मंथ्स हो रहा है? ये विद इन 12 मंथ्स, ये विद इन 12 मंथ्स हो रहा है तो ये करंट एसेट है। ये विद इन 12 मंथ्स हो रहा है तो ये आपका क्या है? करंट एसेट कहलाएगा। कैश इन हैंड ऑलवेज करंट एसेट, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है। एसबीआई का बैंक अकाउंट ऑलवेज करंट एसेट, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है। यहां पर देखो, एचडीएफसी बैंक अकाउंट का बताओ, एचडीएफसी बैंक अकाउंट बताइए, एचडीएफसी का बैंक अकाउंट बताओ। देखो एचडीएफसी बैंक में आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, रिस्ट्रिक्शन है कि इट कांट बी यूज्ड टिल 30 जून 2023 ड्यू टू ऑनगोइंग जीएसटी असेसमेंट। वो कह रहे हैं 30 जून तक वो अकाउंट आपका फ्रीज है। 30 जून तक वो आपका अकाउंट क्या है सर? फ्रीज है। अच्छा, आई थिंक वान्या आपने पूछा था ना, तो बेटा ये भी 21-22 के लिए ही है। ये आपको 31 मार्च 22 से चेक करना है कि रिस्ट्रिक्शन 12 महीने से ऊपर की तो नहीं है। 31 मार्च 22 से चेक करोगे तो ये भी 21-22 के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। ये भी 31 मार्च 22 से ही आप चेक करोगे। ठीक है, तो 31 मार्च 22 के लिए चेक करना है कि रिस्ट्रिक्शन कहीं 12 महीने से ऊपर की तो नहीं है। यस, 31 मार्च 22 से 30 जून तक रिस्ट्रिक्शन है, 30 जून 23 तक रिस्ट्रिक्शन है, तो यानी कि सर 12 महीने से ऊपर की रिस्ट्रिक्शन है, तो ये बैंक अकाउंट आपका क्या होगा? नॉन करंट एसेट कहलाएगा। हाँ, अगर ये 31 मार्च 23 होता ना, तो फिर रिस्ट्रिक्शन मेरी 3 महीने की होती, फिर ये करंट होता। लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया था कि 21-22 के लिए चेक करना आपको, तो 31 मार्च 22 के लिए ये रिस्ट्रिक्शन 12 महीने से ऊपर की है, तो ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है जी, क्लियर है? सर क्या ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। एमसीक्यू फॉर्म में आपके पास ये करंट और नॉन करंट एसेट की क्लासिफिकेशन आती है। अगला लिखते हैं, करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या ये क्लियर है आपको? करंट नॉन करंट एसेट का पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ सब बच्चे, करंट नॉन करंट एसेट का पॉइंट क्लियर है?
चलो नेक्स्ट लिखो करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी। करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी पॉइंट नंबर 9 बनेगा। 8 तक लिख लिया था हमने, पॉइंट नंबर 9 बनेगा करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी। करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी, करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी। liability is liability is classified as current if it is expected to be settled अच्छा लाइबिलिटी में क्या होता है सर, लाइबिलिटी में कोई रियलाइजेशन वगैरह वर्ड यूज होता है, लाइबिलिटी में क्या वर्ड यूज होता है, सेटलमेंट, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा सेटल करी जाती है। सेटल करना मतलब पे ऑफ करना। इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। भाई लाइबिलिटी को करंट कब बोलेंगे, अगर वो कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगी। पहला पॉइंट तो मिलता जुलता ही है। एसेट में क्या था कि अगर एसेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा या बिक जाएगा। और लाइबिलिटी में क्या है कि अगर लाइबिलिटी कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगी। दूसरा प्राइमेरली प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग, सर लाइबिलिटी भी ट्रेड होती है क्या, लाइबिलिटी भी ट्रेड होती है क्या, बताओ क्या लाइबिलिटी भी ट्रेड होती है। यहां पर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने अपने बॉन्ड्स इशू करे, कंपनी ने अपने शेयर वगैरह इशू करे विद एन इंटेंशन टू बाय बैक, विद एन इंटेंशन टू बाय बैक, मतलब स्टार्टिंग में ही कंपनी ने इंटेंशन क्या रखी है कि मैं जो डिबेंचर बॉन्ड अपना शेयर वगैरह इशू कर रही हूँ बाय बैक पर्पस के लिए, कि कुछ टाइम बाद मुझे ये शेयर क्या कर लेना है, बाय बैक कर लेना है। ठीक है, तो अगर इस पर्पस के लिए कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू करती है तो वो लाइबिलिटी जो है वो आपकी ट्रेडिंग पर्पस की लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अगर कोई डिबेंचर, कोई बॉन्ड्स, कोई शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, इशूड विद एन इंटेंशन टू बाय बैक, कि भाई बायबैक करने के लिए, बायबैक करने के लिए अगर कंपनी ने कोई डिवेंचर बॉन्ड शेयर इशू करे हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। थर्ड थर्ड पॉइंट लिखो, इफ इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, वही वाला पॉइंट आ गया कि भाई बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी। मतलब अगर लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल में तो सेटल हो नहीं रही, बट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी, बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी, तो वो हमेशा क्या है, करंट लायबिलिटी है। वो हमेशा क्या है, करंट लायबिलिटी है। और डी, कंपनी हैज नो ऑल्टरनेटिव, company has no alternative, no option in its hands on its own to defer settlement
beyond 12 months from the end of reporting period. Settlement, whether in cash or by issuing equity shares, will not change classification of liability. ये पॉइंट अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ना, पॉइंट अच्छा है वाला। इसका एग्जांपल भी दूंगा। कंपनी हैज कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव ऑन इट्स ओन टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब सर अगर कंपनी के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो लाइबिलिटी को आगे डेफर कर सकती है, 12 महीने से ऊपर लेके जा सकती है। वैसे तो भाई हमने ऊपर वाले पॉइंट में क्या देखा कि अगर लाइबिलिटी आपको 12 महीने के अंदर अंदर चुकानी है, अगर आपको बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर कोई लाइबिलिटी सेटल करनी है तो वो करंट है। लेकिन अगर कंपनी के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो लाइबिलिटी को डेफर कर सकती है 12 महीने से ऊपर, तो फिर वो करंट नहीं है, फिर वो करंट नहीं है। तो यानी कि वो कह रहा है कि कंपनी के पास कोई ऑप्शन ना हो कि वो लाइबिलिटी को डेफर कर पाए फ्रॉम द एंड ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी के पास कोई ऑप्शन है कि वो लाइबिलिटी को डेफर कर सकती है रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने से ऊपर, भाई मुझे कोई लोन चुकाना है, मुझे कोई लोन चुकाना है बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैंक से रिक्वेस्ट कर लूं या थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके मैं लाइबिलिटी को आगे डेफर कर सकता हूं, तो वो जो लोन है वो मेरे लिए फिर करंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लाइबिलिटी को डेफर कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट वो कहता है कि सेटलमेंट वेदर इन कैश और बाय इक्विटी शेयर डिड नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। यहां पर वो सेटलमेंट की बात कर रहा है। अब सेटलमेंट आप लाइबिलिटी की कैश में करते हो या शेयर इशू करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटलमेंट इज सेटलमेंट। जरूरी नहीं है कि सर सेटलमेंट खाली कैश में ही हो, आप किसी लाइबिलिटी को अपने शेयर इशू करके भी सेटल कर सकते हो। ये आपको पता ही होगा कि हमें कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है तो मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जरूरी नहीं है कैश ही दूंगा, मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपने शेयर भी इशू कर सकता हूं। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है करंट लाइबिलिटी की। और वही पॉइंट है कि अगर लाइबिलिटी करंट नहीं है तो फिर क्या क्लासिफाई होगी, वो नॉन करंट होगी। तो एक बार ये सारी कंडीशन दोबारा देखो। फोर्थ वाले पे भी एग्जांपल अलग से लिखवा दूंगा, पहली तीन तो सिंपल है। लाइबिलिटी को करंट कब बोलेंगे, अगर वो लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल है विद इन कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कि अगर लाइबिलिटी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल सेटल हो जाएगी तो वो करंट है। या फिर अगर लाइबिलिटी को आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है, सर लाइबिलिटी ट्रेडिंग कौन सी होती है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी इशू करी है विद एन इंटेंशन टू बाय बैक तो उसे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज बोलते हैं। अगर लाइबिलिटी आपकी सेटल हो जाएगी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, कि भाई बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। और ध्यान रखना कि सर कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन ना हो टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन ना हो टू डेफर द लाइबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सेटलमेंट कैश में हो शेयर में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कि सर कंपनी के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो लाइबिलिटी को आगे एक्सटेंड कर सकती है, डेफर कर सकती है, तो फिर वो लाइबिलिटी करंट नहीं कहलाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर ये जो डी वाला पॉइंट है ना, खाली इसका एग्जांपल लिखवा रहा हूं अभी। इसके दो तीन तीन एग्जांपल लिख लो, इसके चार एग्जांपल लिख लो, फिर एबीसी के अलग ले लेंगे। लिखो एग्जांपल नंबर 1, सर कंपनी ने इशू करे 12% डिबेंचर 10 लाख रुपए के, ड्यू टू बी रिडीम्ड
ऑन 30/6/21, but company have option, company have option to defer the liability, company have option to defer the liability for 2 years। और बैलेंस शीट डेट आपकी है, बैलेंस शीट डेट है जिस दिन आपको चेक करना है, दैट इज 31/3/21। अच्छा सर ये कब चेक करते हैं, वेदर द एसेट इज करंट और नॉन करंट, ये कब चेक करते हैं, बैलेंस शीट डेट पे चेक कर रहे हो, क्योंकि जब बैलेंस शेड्यूल 3 में आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उस टाइम पे आप चेक करोगे ना कि एसेट को करंट बोलूं या नॉन करंट बोलूं, वो क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए तो आप चेक कर रहे हो। कि भाई कंपनी ने 12% डिवेंचर इशू करे, इसका सॉल्यूशन बताइए। कि भाई बैलेंस शीट डेट 31/3/21 है, कंपनी ने 12% डिवेंचर इशू करे, और ये डिवेंचर रिडीम कब होने हैं, 30 जून 2021 को, 30 जून 2021 को, ये आ गई 30 जून 2021। भाई बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रिडीम होने हैं, तो ये करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। बट सर क्या कंपनी के पास ऑप्शन है डेफर करने का, क्या कंपनी के पास ऑप्शन है डेफर करने का, आंसर इज यस, लिखा ना, कंपनी हैव ऑप्शन टू डेफर द लायबिलिटी फॉर 2 years, कि सर कंपनी इस लायबिलिटी को 2 साल तक डेफर कर सकती है, कंपनी के पास ऑप्शन है। सर ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पॉइंट में ये नहीं लिखा कि ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है कंपनी, वो कह रहा है कि अगर कंपनी के पास ऑप्शन है कि लायबिलिटी डेफर कर सकती है, वो कर रही है या नहीं कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऑप्शन है तब भी उसे आप नॉन करंट ही बोलोगे, ये करंट लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, अगर ऑप्शन है तो वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको, क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको, जल्दी बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि भाई अगर कंपनी के पास ऑप्शन है तो डेफर द लायबिलिटी, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। वैसे तो वो करंट है क्योंकि सर 3 महीने के अंदर अंदर डिवेंचर रिडीम होने हैं, लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो लायबिलिटी को आगे 2 साल तक डेफर कर सकती है, तो वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। सेकंड, अगला पॉइंट, कंपनी हैव इशूड, कंपनी हैव इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 30/6/21, बट कंपनी हैव ऑप्शन टू डेफर द लायबिलिटी टिल 30/11/21, ठीक है, बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। इसमें बताओ, इसमें बताओ चेक करके, इस वाले केस में बताओ चेक करके, करंट है या नॉन करंट है, खुद ही चेक करके बताओ, करंट है या नॉन करंट है। बताइए इसमें करंट है या नॉन करंट है, क्या कहते हो, करंट है या नॉन करंट है। भाई बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21,
डिबेंचर कब रिडीम होने हैं सर? डिबेंचर टू बी रिडीम्ड टिल क्या था, 30/6/21, 30/6/21 को रिडीम होने हैं भाई, 30/6/21 को रिडीम होने हैं, 3 महीने बाद रिडीम हो जाएंगे। तो सर वैसे तो ये करंट लाइबिलिटी है। अब बताओ, क्या कंपनी के पास ऑप्शन है? क्या कंपनी के पास ऑप्शन है? यस, कंपनी के पास ऑप्शन है। तो सर कंपनी के पास ऑप्शन है कि सर कंपनी कब तक डेफर कर सकती है? 30/11/21, 30/11/21। वो कह रहा है ऑप्शन डेफर करने का कब तक होना चाहिए? सर ऑप्शन डेफर करने का 12 महीने से बियॉन्ड होना चाहिए। डेफर करने का जो ऑप्शन है वो 12 महीने से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन डेफर कब तक कर सकती है कंपनी? डेफर कर सकती है 30/11/21 तक। तो यानी कि कितने महीने का भाई? 12 महीने का डेफर करने का, बैलेंस शीट डेट के 12 महीने से ऊपर का डेफर करने का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ये 12 महीने तो बन ही नहीं थे। ये कितने महीने बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आपके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने का। 8 महीने का डेफर करने का ऑप्शन है, तो 12 महीने से कम का हो गया ना। तो स्टिल ये लाइबिलिटी क्या कहलाएगी आपकी? करंट लाइबिलिटी ही कहलाएगी। ये लाइबिलिटी क्या कहलाएगी आपकी? करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्लासिफाई होगी। ठीक है। थर्ड, थर्ड, कंपनी हैव इशूड डिबेंचर्स of ₹10 lakh due for redemption on 30/6/21, but company have option to defer the liability till 31st May 22। बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। इसको बताओ, ये वाली बताओ, करंट या नॉन करंट? ये वाला केस बताओ, करंट वर्सेस नॉन करंट क्या रहेगा इसमें? बैलेंस शीट डेट 31/3/21। कब तक आपके रिडीम होने हैं? टू बी रिडीम्ड सर, डिबेंचर टू बी रिडीम्ड कब तक होने हैं आपके? 30/6/21। वैसे तो करंट लाइबिलिटी है, वैसे तो करंट लाइबिलिटी है, बट ऑप्शन है, ऑप्शन है डेफर करने का। यस सर, ऑप्शन है डेफर करने का। कब तक डेफर कर सकते हो आप डेफर कर सकते हो 31 मई 2022 तक। तो क्या ये 12 महीने से ऊपर एक्सीड कर रहा है टाइम पीरियड? यस भाई, बैलेंस शीट डेट के 12 महीने से एक्सीड कर रहा है, तो इसे आप क्या क्लासिफाई करोगे? ये लाइबिलिटी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। दिस इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जो ऑप्शन है, वो 12 महीने से ऊपर का है, तो ये क्या क्लासिफाई होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई होगी। एक बार बता दो, सबको क्लियर होता है? फोर्थ, केस नंबर फोर्थ लिखो। कंपनी हैव इशूड कंपनी हैव इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹15 lakh ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 30/6/21, बट बट डिबेंचर होल्डर्स बट डिबेंचर होल्डर्स
हैव ऑप्शन टू डेफर द लाइबिलिटी, but debenture holders have option to defer the liability for 2 more years. बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। बताइए, अब बताइए इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में बताओ क्या होगा, सोच के बताओ एक बार, इसमें दिमाग लगाओ, होगा क्या इस केस में, बताओ होगा क्या, करंट वर्सेस नॉन करंट, ध्यान से सोच के बताओ इसमें क्या होगा, करंट वर्सेस नॉन करंट। ये सोच के बताइए एक बार, करंट या नॉन करंट, जवाब दो सारे। तनिषा कहती है नॉन करंट। ओके सर, करंट लाइबिलिटी कंपनी हैज नो ऑप्शन। ओके, प्रथम कहता है करंट, बाकी बाकी बच्चे बताओ, बाकी आप लोग क्या कहते हो। करंट लाइबिलिटी, करंट, रेणुका भी करंट, करंट। तनीषा आप नॉन करंट क्यों कह रहे हो बेटा, देखो सुनो, आंसर इज करंट लाइबिलिटी, आंसर क्या है करंट लाइबिलिटी, क्योंकि सर ऑप्शन जो है, ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन डिबेंचर होल्डर के पास है, कंपनी के पास नहीं है। ऊपर हमने क्या लिखा था, ऊपर हमने नोट्स में लिखा था कि भाई कंपनी के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अगर डिबेंचर होल्डर वगैरह के पास ऑप्शन है उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, हम तो कंपनी के लिए चेक कर रहे हैं ना, करंट वर्सेस नॉन करंट, तो वो कह रहा है कंपनी के पास अगर ऑप्शन है ना डेफर करने का तो नॉन करंट है, लेकिन अगर कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, डिबेंचर होल्डर के पास हो ऑप्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कंपनी के पास ऑप्शन है या नहीं है वो देखना है। बैलेंस शीट डेट 30/3/21, डिबेंचर कब रिडीम होने हैं, टू बी रिडीम्ड, टू बी रिडीम्ड ऑन 30/6/21। ठीक है, तो वैसे तो ये करंट लाइबिलिटी है, वैसे तो ये करंट लाइबिलिटी है, बट ऑप्शन इज विद डिबेंचर होल्डर्स, ऑप्शन किसके पास है, डिबेंचर होल्डर्स के पास है, नॉट विद कंपनी। भाई ऑप्शन किसके पास है डेफर करने का, डिबेंचर होल्डर के पास है, कंपनी के पास नहीं है, तो हेंस इट इज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन किसके पास है, डिबेंचर होल्डर्स के पास है, कंपनी के पास नहीं है, तो ये क्या क्लासिफाई होगी, ये करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई होगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, तो ये डी वाला क्लॉज क्लियर है, डी वाला क्लॉज हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब एबीसी पे तो देख लेते हैं, एबीसी पे तो नॉर्मल है, एबीसी वाले पॉइंट्स तो आप आराम से बता दोगे, एबीसी के एग्जांपल भी लिखवा देता हूं आपको, लिखो एग्जांपल्स ऑन क्लॉज ए बी एंड सी, एबीसी के एग्जांपल्स हैं। बैलेंस शीट डेट इज ले लो 31/3/22, बैलेंस शीट डेट है 31/3/22, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड
एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट दे रखी है आपको, ओसी, ओसी मतलब ऑपरेटिंग साइकिल दे रखी है आपको, आपको क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन साथ साथ बताते चलेंगे। पहला केस, क्रेडिट परचेज हुई है, क्रेडिट परचेज कब करी है, 1/1/22 को, तो क्रेडिटर्स हैं 1/1/22 के, 1/1/22 को क्रेडिटर आए, एक्सपेक्टेड टू सेटल है 15 महीने की, कि 15 महीने में पैसे आ जाएंगे, और ऑपरेटिंग साइकिल भी 15 महीने की है। क्या विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पैसा आ रहा है? आंसर इज यस। ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, पेमेंट भी 15 महीने के अंदर अंदर हम सॉरी आ नहीं जाएगी, पे कर देंगे हम, पेमेंट भी 15 महीने के अंदर अंदर हम कर देंगे, तो सेटलमेंट हो जाएगी 15 महीने के अंदर अंदर, करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस, क्रेडिट परचेज 1/1/22, सेटलमेंट हो जाएगी 12 महीने में, बट ऑपरेटिंग साइकिल इज 15 महीने। अब बताओ, अब बताओ कि सर 15 महीने और 12 महीने में सेटलमेंट हो जाएगी, तो क्या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है? यस, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, सेटलमेंट हो जाएगी 12 महीने के अंदर, तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है, तो ये भी क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या है, करंट लाइबिलिटी। थर्ड, क्रेडिट परचेज 1/1/22, सेटलमेंट होगी 16 महीने के अंदर अंदर, सेटलमेंट कब होगी सर, 16 महीने के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की। अच्छा अब बताओ, देखो क्या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रही है? नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड होगी, तो पहला क्लॉज नहीं लगा। दूसरा, क्या ये ट्रेडिंग वाली है? नहीं सर, ये तो क्रेडिटर्स है। तीसरा, तीसरा क्या था सर, तीसरा था क्या बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी? सर बैलेंस शीट डेट इज 31/3/22, और ये सेटलमेंट कब हो रही है? 16 महीने। 16 महीने कहां से कैलकुलेट करोगे? यहां से 1/1/22 से 16 महीने एंड होते हैं 30/4/23 को, सेटलमेंट हो रही है 30/4/23 को, बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 22 को, तो 12 महीने के बियॉन्ड जा रही है, ये 12 महीने के बियॉन्ड जा रही है, तो ये क्या होगी, दिस इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी। ये क्रेडिटर्स आपके नॉन करंट लाइबिलिटी है। कोई डेफर वगैरह करने को ऑप्शन की बात अभी मैं इसमें नहीं कर रहा। हाँ, अगर कंपनी के पास डेफरमेंट का ऑप्शन होता, हालांकि ये तो नॉन करंट ही है, लेकिन करंट लाइबिलिटी में डेफरमेंट करने का ऑप्शन होता, तो फिर वो आपकी लाइबिलिटी क्या होती, नॉन करंट होती। नाउ क्रेडिट परचेज, एक और क्रेडिटर्स है, ये आए हैं 1/1/22 को, रियलाइज हो जाएगी, सेटल हो जाएगा 13 महीने के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने की। क्या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है? नहीं। क्या ट्रेडिंग वाली है? नहीं। क्या बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर है? चेक करो, 1/1/22 से 13 महीने कब एंड होते हैं सर? 1/1/22 से 13 महीने एंड होते हैं 31 जनवरी 23 को, बैलेंस शीट डेट है 31/3/22, क्या 31/3/22 के 12 महीने के अंदर अंदर है? यस भाई, बैलेंस शीट डेट इज 31/3/22 और पेमेंट हो जाएगी 31 जनवरी 23 को, क्या बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर है? बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर है, आंसर इज यस। तो ये क्या है आपकी करंट लायबिलिटी क्लासीफाई होगी। बोलो क्लियर है ये वाले पॉइंट्स? क्या ये तीनों क्लॉज भी क्लियर है? क्या ये तीनों क्लॉज क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो, अब दूसरा एग्जांपल लिखो, अलग से एग्जांपल है। एग्जांपल, लोन टेकन, लोन टेकन ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख का लोन लिया ऑन 1/1/21, ठीक है, 1 जनवरी 21 को लोन लिया, पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट starts from
31 दिसंबर 21। ठीक है, बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। ठीक है, अब बताना है आपको, अब बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ लो। लोन लिया 50 लाख रुपए का, एक एक 21 को 5 इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि हर साल 10-10 लाख रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट है। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं, तो 10-10 लाख रुपए का प्रिंसिपल है हर साल का। तो यानी कि पहला, और पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब हो रही है? 31/12/21 को, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट 31/12/21 को जाएगी, फिर 31/12/22 को जाएगी, फिर 31/12/23 को जाएगी, फिर 31/12/24 को जाएगी, फिर 31/12/25 को जाएगी। ऐसे है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब आपको यहां पर चेक क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि सर जो भी इंस्टॉलमेंट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाएंगी, जो भी इंस्टॉलमेंट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है, वो इंस्टॉलमेंट तो करंट है, बाकी सब नॉन करंट है। यही तो होगा, यही तो होगा कि जो भी इंस्टॉलमेंट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाएंगी, वो तो करंट लायबिलिटी है, बाकी नॉन करंट है। सर मतलब एक ही लोन के अंदर कुछ हिस्सा करंट होगा, कुछ हिस्सा नॉन करंट हो सकता है। यस। डिबेंचर्स के अंदर कुछ हिस्सा करंट होगा, कुछ हिस्सा नॉन करंट हो सकता है। यस। यानी कि जो भी अमाउंट बैलेंस शीट डेट के, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है, वो करंट है, और 12 महीने के बाद है वो आपका नॉन करंट है। मतलब योर बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। यहां से 12 महीने चेक करो सर, यहां से 12 महीने बनते हैं आपके 31/3/22। 31/3/22 जो भी अमाउंट 31/3/22 के अंदर अंदर पे ऑफ हो जाएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, एक इंस्टॉलमेंट आ रही है 31/12/21 को, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट है जो यहां पर 31/12/21 को पे हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी है? 10 लाख रुपए का। 10 लाख का अमाउंट 31/12/21 को पे ऑफ हो जाएगा, तो वो क्या है? करंट लायबिलिटी। और बाकी जो बचा 40 लाख रुपए का अमाउंट, वो बैलेंस शीट डेट के बाद का है, सॉरी 12 महीने के बाद का है, वो 31 मार्च 22 के बाद का है, तो वो क्या है आपका? नॉन करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी को, जो लोन होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। इसको तो हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाते हैं। और ये ध्यान रखना, जो भी हिस्सा करंट लायबिलिटी का हो गया ना, लोन का हिस्सा जो करंट लायबिलिटी वाला है, उसे कहां दिखाते हैं? उसे हम शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। और वो जो आइटम बनती है, उस आइटम का नाम होता है करंट, ये याद रखना आपको, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग का वो हिस्सा जो करंट क्लासिफाई हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग का वो हिस्सा जो करंट क्लासिफाई हो गया, उसे शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाएंगे अंडर द आइटम नंबर, अंडर हेड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के नाम से। बोलो क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, अगला एग्जांपल। कंपनी हैव इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹20 लाख ऑन 1/1/21 टू बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स। कंपनी ने 20 लाख के डिवेंचर इशू करे 1/1/21 को, ये रिडीम 5 साल बाद होंगे सीधा, ये रिडीम सीधा 5 साल बाद होंगे, ये रिडीम सीधा 5 साल बाद होंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरी बैलेंस शीट डेट 31/3/21 है, तो ये डिवेंचर क्या क्लासिफाई होंगे? सर 31/3/21 के 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब 31 मार्च 22 तक देखो क्या कोई रिडेम्पशन होनी है? नहीं। यहां तो इसने लिखा है कि रिडीम सीधा 5 साल बाद होंगे, तो यानी कि 31 मार्च 22 तक तो कोई रिडेम्पशन होनी नहीं है, तो वो क्या क्लासिफाई होंगे?
ये डिबेंचर आपके क्लासिफाई होंगे एज नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि रिडेम्पशन ही सीधा कब होनी है, 5 साल बाद होनी है, तो ये क्या क्लासिफाई होंगे आपके नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसमें दिमाग लगा लेना, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूं दिमाग लगाने वाला, ये तो सिंपल था। कंपनी हैव इशूड 9% डिबेंचर ऑफ ₹20 लाख ऑन 1/1/21, 20% of which 20% of which will be converted into equity shares on 1st September 21, and balance will be redeemed balance will be redeemed in 4 equal annual installment starting from 31/12/21। ठीक है, बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21। इसमें बताओ मुझे, इसमें बताओ कैसे क्लासिफाई होगा, कितना करंट होगा कितना नॉन करंट होगा, कैसे क्लासिफाई करोगे, कितना करंट होगा कितना नॉन करंट होगा, कैसे क्लासिफाई करोगे, इस पर दिमाग लगाओ। फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल रहा हूं, 2-3 मिनट का दिमाग लगा के मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ मुझे क्या होगा इसमें।
20% अमाउंट करंट रिमेनिंग नॉन करंट, 20% यानी कि 20 का 20% आप कह रहे हो, 4 लाख का करंट कह रहे हो, बाकी नॉन करंट कह रहे हो। प्रथम तनीषा कह रही है 8 लाख करंट, बाकी 12 लाख नॉन करंट। चलो कोई नहीं, देखते हैं, मिक्स आंसर्स हैं, तो लेट्स सी क्या है। देखो जी, 20 लाख, 20 लाख के डिवेंचर है। कब इशू करें? 1/1/21 को, और बैलेंस शीट डेट इज 31/3/21 को चेक करना है आपको। ठीक है, इसमें तो ये तो बता दिया उसने कि 20% जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में ऑन 1/9/21। तो अगर मैं 20% की बात करूं, 20% कितना हुआ? 4 लाख रुपए हुआ। 20 लाख का 20% कितना हुआ? 4 लाख रुपए हुआ। ये 4 लाख रुपए, दैट इज 20%, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स। कब? ऑन 1/9/21 को। भाई 1 सितंबर को 20% अमाउंट 4 लाख रुपए जो है वो आपका 1/9/21 को किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर में। सर कन्वर्ट होना, सेटल होना, बात तो एक ही है। जरूरी थोड़ा है कि सेटल होगा सिर्फ कैश में, कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी तो रिडीम ही हो रहा है। तो यानी कि क्या ये बैलेंस शीट डेट 31/3/21 के विद इन 12 मंथ्स रिडीम हो रहा है? आंसर इज यस। तो ये करंट है, ये तो करंट है, ये तो करंट है। ठीक है, अब वो कहता है कि बाकी बचा 80%। बाकी जो 80% है, बाकी जो 80% है दैट इज 16 लाख रुपए। ये जो 80% बाकी बचा, इसका क्या कह रहा है? बाकी जो 80% है वो 4 इंस्टॉलमेंट में जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट 31/12/21 को जाएगी, तो बाकी इंस्टॉलमेंट जो है 16 लाख वो 4 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट 4-4 लाख रुपए होगी। तो 4-4 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो कब जाएगी 4 लाख रुपए की? 31/12/21 को। तो पहली इंस्टॉलमेंट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर है, यस। तो ये भी करंट है, ये भी करंट है। और बाकी जो बचे, बाकी जो 12 लाख रुपए बचे, ये क्या है? ये 31 मार्च 22 के बाद जाएंगे, तो ये नॉन करंट है, ये नॉन करंट है। दैट मीन्स अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो 4 लाख रुपए जो कन्वर्ट हो गए वो, और एक 4 लाख की इंस्टॉलमेंट, टोटल 8 लाख की करंट लाइबिलिटी है, और नॉन करंट कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपए। दिस इज योर आंसर तनिषा का, बिल्कुल ठीक है। और बाकी बाकी का तो कोई जवाब ही नहीं आया। ठीक है भाई, प्रथम अग्रवाल आपको पता लग की गलती क्या कर रहे हो आप? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमारा सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, सारे इंस्ट्रक्शंस वाले जो पॉइंट्स थे वो सारे खत्म हो गए, जिसमें हमने करंट, इस पे केस स्टडी आ सकती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये सारे हमने पॉइंट्स देखे और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखे। अब जो हम करेंगे इस चैप्टर में, अब हमें जो करना है ना, 2-3 चीजें करनी है। एक तो हमें फॉर्मेट करना है, एक तो हमें फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट के बाद एक पॉइंट आएगा आपका डिविडेंड कैलकुलेशन वाला, डिविडेंड रूल्स वाला, वो भी एक पॉइंट करेंगे, वो भी एडजस्टमेंट हमें कर दी है। पहले मैं फॉर्मेट ही कराऊंगा, अब आपको पूरा फॉर्मेट ही डिस्कस करेंगे, फिर डिविडेंड वाले पॉइंट पाएंगे। डिविडेंड वाला भी एक कॉन्सेप्ट था। हाँ, ठीक है, तो पहले हम फॉर्मेट पे आएंगे, पहले हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आज ही नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है, तो हम नेक्स्ट क्लास शेड्यूल 3 की मंडे को होगी, तो मंडे को हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। इनको पढ़ के आना एक बार, ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करके आना। जितना मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ना है। जब मैं आपको पूरा फॉर्मेट करा दूंगा ना, फॉर्मेट कराने के बाद मैं आपको स्टडी मैट का एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें जो डिस्क्लोजर्स है उसको सिर्फ रीड करना है आपको, उसको सिर्फ आपको रीड करना है, ताकि थोड़ी बहुत जो आइटम्स है ना वो आपके माइंड में बैठ जाए। बाकी तो देखो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही माइंड में क्लिक होने लग जाएंगी। मेन फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक ही आइटम के अंदर, एक ही हेड के अंदर कई सारी आइटम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको जो नोट्स हैं, जो स्टडी मैट में आपको एक वो दे रखा है, आपको अपेंडिक्स दे रखा है शेड्यूल 3 का,
वो आपको पढ़ना है, रीड करना है, दैट्स इट, उसको पूरा रटना नहीं है, वो सिर्फ पढ़ना है आपको। हाँ, जो ये बातें मैंने जो लिखवाई है यहाँ पर क्लास में, ये तो बहुत अच्छे से करनी है आपको, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये खासकर ये करंट वर्सेस नॉन करंट, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें कोई भी एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकता है आपसे 2-2 नंबर के। ठीक है, 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है, चलो ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, और मंडे को अब बाकी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया स्टार्ट होने में, तो कोई बात नहीं, बाकी हम मंडे को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।